नवनिर्माण, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इस देश में कारोबार करने की हैसियत से ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक सब प्रोविंस बना था, ट्राइबल एरिया को कर्व आउट करके। उस सब प्रोविंस का नाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जब सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में, विद्रोह की समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आत्मविश्वास खत्म हो गया कि अब इस देश में हम शासन नहीं कर सकते, तो वह अपने को विलय कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और जैसे विलय कर दिया 1858 में, तब इस साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नामकरण बदल गया, उसको छोटानागपुर स्टेट्स कह दिया। और उसी छोटानागपुर स्टेट्स के तहत प्रस्ताव नंबर 1 में उड़ीसा का, बंगाल का और छत्तीसगढ़ का जो जिला इसमें मेंशन किया गया है, वह प्रथमतः साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में था। उसके बाद जब नामकरण बदल दिया छोटानागपुर स्टेट। और इसी एरिया को हमारे मारंगम के जयपाल सिंह ने एक बृहत्तर झारखंड के रूप में क्लेम किया था। तब मेरा इसमें यही कहना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना और उस एजेंसी के तहत इतने सारे, हम लोग का इसमें झारखंड भी है, उन लोगों का फिर से पुनर्गठन किया जाए, पहले जैसा था वैसा उसको रखा जाए। ये हम लोगों का एक ऐतिहासिक साक्ष्य भी है और आधार भी है। हम समझते हैं इसके आधार पर हम लोग को ये क्लेम करना चाहिए। और जो उड़ीसा से आए हुए थे, उन्होंने जंगल महल की चर्चा की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इस एरिया को जंगल महल कहा जाता था। उसमें बाहरी आदमी यहाँ नहीं के बराबर थे। जंगल महल का मतलब विशेष संपत्ति, महल माने संपत्ति, जंगल की संपत्ति। उस समय तक रांची भी नहीं बना था, रांची डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बना था, इसको जंगल महल एरिया कहा जाता था। और संथाल प्रधानों के जिस एरिया का उन्होंने जिक्र किया, जो बंगाल से आए थे, वो भी जंगल महल था। उस समय जो पदाधिकारी बहाल होते थे, उन लोगों को जंगल महल मजिस्ट्रेट बोला जाता था। ये हम संक्षेप में आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए पहले जैसा था उसका पुनर्गठन हो, इस बारे में हम लोग कर सकते हैं। और ऐसे तो मुद्दा बहुत सा है, लेकिन मुख्य मुद्दा पर ही हम कहेंगे। प्रस्ताव नंबर 4, इसमें जिले के अंतिम सर्वे की खतियान में मूलवासी की पहचान, जिसको डोमिसाइल पॉलिसी भी हम लोग कहते हैं। डोमिसाइल पॉलिसी परिभाषित है, डिफाइंड है, और उसी डिफिनेशन के तहत दूसरे स्टेट में डोमिसाइल पॉलिसी लागू है। डोमिसाइल पॉलिसी को किस तरह से डिफाइन किया गया है? स्थानीय, डोमिसाइल मतलब स्थानीय, स्थानीयता का आधार जिला को माना जाए वंशगत भू अभिलेख के आधार पर। वंशगत भू अभिलेख किसको बोलते हैं? सेटलमेंट ड्राइव में जो खतियान बनता है उसको वंशगत बोलते हैं। और ठीक है, इसमें लिखा गया है कि सेटलमेंट खतियान में जिसका नाम है वो परिवार वालों को ही स्थानीय माना जाए। पूरे भारत देश के दूसरे स्टेट में जिस तरह से चल रहा है उसके अनुरूप हो। लेकिन अब उल्टा क्या हो रहा है? यहाँ रघुवर दास जी आए, मुख्यमंत्री बने, स्थानीय नीति को बदल दिया और उसको बदल करके ये झारखंड, जिस समय स्थानीय नीति रघुवर दास ने बनाया, उस समय उन्होंने कहा कि आज से 30 इयर्स बैक, मतलब 1985 के बाद या 1985 के बाद से जितने लोग आए हैं उन लोगों को स्थानीय निवासी झारखंड का माना गया है। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि जब ये नीति बन रही थी
हम में से किसी ने विरोध भी नहीं किया, हम लोग के जनप्रतिनिधि भी विरोध नहीं किया, जिसके इतना बड़ा खमियाजा आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए कह गया है यह स्थानीय नीति के आधार पर, जबकि हम लोग झारखंड से अलग, बिहार से अलग हुए, झारखंडियों को झारखंड में सर्विस मिले। हम एक बात की और आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जब बिहार बंगाल के साथ था उस समय सच्चिदानंद सिन्हा, जिसके नाम से पटना में अभी सिन्हा लाइब्रेरी बना है, उनके नेतृत्व में बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था बिहार में। नारा किया था बिहार बिहारियों के लिए है, बंगालियों के लिए नहीं है। फिर भी बिहार में बिहारियों को नौकरी नहीं मिलती है, बंगालियों को नौकरी मिलती है। इसलिए जब तक बंगाल से बिहार अलग नहीं होगा, बिहार कभी फ्लोरिश नहीं करेगा। और इसी आंदोलन के बलबूते 1 अप्रैल 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। और हम लोग जो लड़ाई लड़े बिहार से अलग होने के लिए, हम लोग का भी तो ये नारा था। आज जब ये नारा की पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं, इस नारा के आधार पर हम लोग आंदोलन करते हैं। जिन लोगों ने ये नारा दिया था, जिन लोग बिहार में आ गए, उन लोगों के पेट में दर्द होता है। इसीलिए जो गलत नीति के चलते एक बहुत बड़ा विद्वान ने एक पत्रिका के आर्टिकल में लिखा है कि झारखंड इज मेंट फॉर ABCD, नोट फॉर झारखंडीज। झारखंड हम लोग झारखंडियों के लिए बनाने के लिए आंदोलन किया था, लेकिन उन्होंने कहा झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड A से आरा, B से बलिया, C से छपरा, D से दरभंगा वालों के लिए झारखंड बना। और ये हम लोग देख रहे हैं साक्षात। इसलिए इसके लिए हम लोग को क्या लड़ाई लड़ना चाहिए, इसमें तो कह ही दिया है। जो सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो खतियान बना है, स्थानीयता का आधार, उसको माना जाए। लेकिन हम लोग के झारखंड में 2 तरह का सेटलमेंट हुआ, एक तो 1932 में, दूसरा हम लोग का कोलान में 1963-64 में हाल सेटलमेंट हुआ। अगर ये सर्वे खतियान को आधार माना जाना है डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर, जैसे कि पूरे देश के स्टेट में इसको माना गया है, तो इस हिसाब से देखें तो हम लोग को 2 आधार पकड़ना होगा। एक तो 1932 इधर जहाँ 1932 में सेटलमेंट हुआ है, और कोल्हान में 1963-64 में जो सेटलमेंट हुआ है, उसको आधार हम लोग को मानना है। तो सेटलमेंट यहाँ पर एक कहेंगे। और ये बाहरी लोगों के आने की वजह से हम लोग तो इसीलिए लड़ाई लड़ा था अलग राज्य का, कि हम लोग का झारखंड का भी विकास हो। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं झारखंड में विकास योजना झारखंडियों के लिए विनाश योजना है। झारखंड में जो डेवलपमेंट स्कीम्स है झारखंडियों के लिए वो डिस्ट्रैक्शन है। एक ही तो समय हम लोग देख रहे हैं। और क्यों, इसका एक डॉक्टर अम्बेडकर की एक उक्ति है कि जिस जगह विशेष के लिए विकास मद में जो राशि का आवंटन होता है, वह राशि अगर उस जगह विशेष के लोगों के द्वारा खर्च ना किया जाता हो, बाहर से आदमी ला करके खर्च किए जाते वो राशि, तो खर्च करने वाले होंगे बिल्ली, और जिनके लिए खर्च किए जाएंगे होंगे चूहा। बिल्ली कभी चूहा का रक्षक नहीं हो सकता, वह भक्षक है। तो ये भक्षक के लोग आ रहे हैं और हम चूहा इधर उधर भागे फिर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को संगठित होने की जरूरत है, लेकिन हम लोग संगठित होते ही नहीं। जितना हम लोग का सामाजिक संस्थाएं हैं, हालांकि वह तो एक मुद्दा को लेकर के बनता है। जो भी सामाजिक संस्था है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, कुछ होते हैं, अपने को नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके चलते जितने सामाजिक संगठन हम लोग के यहाँ हैं सब आपस में भिड़ रहे हैं। एक मत हम लोग
नहीं हो पा रहे हैं। मैंने पहले कहा, मैं अधिक नहीं कहूँगा, और जो बाकी तो सब ठीक है। मुस्लिम समुदाय के लिए जो कहा गया है, मैंने सचल समिति कमेटी जो रिपोर्ट दिया है उसका अच्छा सा पालन हो, और मंडल कमीशन, क्योंकि अभी हम लोग का झारखंड में रिजर्वेशन आधारित है पॉपुलेशन के अनुपात में। मैंने किसी किसी जिला में ये आबादी कम है, 27% से कम है। जहाँ 27% से कम है वहाँ तो आबादी के अनुपात में हो, और जहाँ 27% से ज़्यादा है वहाँ 27% के अनुपात में ये ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो मान्यता के बारे में क्या गया, झारखंडी पड़ता है वो मान्यता। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन करने के लिए आई, सत्ता पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी, पहले तो कारोबार करता था, उनके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक किया, इस देश में कौन ऐसा समुदाय है जो अपनी रूढ़ी प्रथा से सुशासित है, शांति व्यवस्था है। उसमें देखा इस देश में आदिवासी समुदाय को छोड़ करके कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो अपनी रूढ़ी प्रथा से सुशासित है। तो इसलिए उस समय दो भाग में बांट दिया बिहार के शासन व्यवस्था को। एक और नॉन रेगुलेशन एरिया, जहाँ रूढ़ी प्रथा से लोग, उसमें आदिवासी को माना, आदिवासी रूढ़ी प्रथा से सुशासित है, इसीलिए आदिवासी एरिया को नॉन रेगुलेशन एरिया के रूप में लिख दिया। नॉन रेगुलेशन मतलब विधि वैध क्षेत्र, जहाँ सरकारी कानून को मान लो लागू नहीं होगा, और बाकी क्षेत्र को रेगुलेशन एरिया, वहाँ पार्लियामेंट विधानसभा का कानून लागू होगा। और इसी के तहत में बहुत लंबा उसका नहीं बताएंगे, 25वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची इसी के तहत बना है। तो ये हम लोग का इसमें सबसे पहले जो इस देश में संविधान बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उसमें भी ये हुली एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। उसके बाद जब साइमन कमीशन आया, उसके प्रारूप पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना, उसमें भी वही दिया, हुली एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, और इसको रूढ़ी और प्रथा के तहत रखा। पार्लियामेंट असेंबली द्वारा पारित कानून कॉमन लॉ वहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा ये दो एरिया में। लेकिन जब संविधान सभा में भारत का संविधान को अंतिम रूप दिया गया है, संविधान का आर्टिकल 13 में स्पष्ट लिखा है, रूढ़ी या प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। रूढ़ी और प्रथा तो केवल आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, बाकी में तो नहीं है। संविधान में स्पष्ट लिखा है आर्टिकल 13 में, रूढ़ी या प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। और नीचे लिखा है अंडर आर्टिकल 368, संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता। तो अब सवाल है, एक और तो संविधान में भी इसका प्रावधान है, और जो कानून वगैरह बन रहा है जैसे पेशा में, उसमें भी इसका प्रावधान है। CNT एक्ट में भी ये प्रावधान है, जहाँ जिस स्थान पर हम इसका सेक्शन बोल रहे हैं CNT एक्ट का, जिस जगह पर कानून में विरोधाभास हो, कानून स्पष्ट ना हो, वहाँ ट्राइबल कस्टमरी लॉ का अपर हैंड होगा। ये सब चीज़ में हम लोग का व्यवस्था रहने के बावजूद भी हम लोग को नहीं करता। अब एक और CNT एक्ट SPT एक्ट में संशोधन है। ये हम लोग का अलग से संविधान बना हुआ है, जिसको 25वीं अनुसूची कहते हैं। 25वीं अनुसूची के पारा 2 में लिखा है कि इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों में। ये सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट ने इसको स्पष्ट किया
की कार्यपालिका शक्ति को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर के तहत सेंट्रल पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड एक्ट और असेंबली द्वारा इनेक्टेड एक्ट भी कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर के तहत आता है। और कहा कि सेंटर या स्टेट का कोई भी आदेश अगर शेड्यूल एरिया में लागू करने का है, वह आदेश तब तक शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा जब तक टीएसी उसको अप्रूव नहीं करता है। अब सवाल ये यही उठता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश से बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनी है, जैसे हम लोग का कोलान में क्या योजना, क्या नदी बोलते हैं, हाँ शुभन रेखा प्रोजेक्ट, इधर भी कैसे बना है, सरकारी हुआ और सब बना है। ये सेंटर के आदेश से हुआ और संविधान कहता है सेंटर का आदेश या स्टेट का आदेश अगर शेड्यूल एरिया में लागू करना है, वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक टीएसी उसको अप्रूव नहीं कर। इसका भी हम लोग कभी विरोध नहीं किया। अच्छा, दूर की बात है, हाल फिलहाल में जो सरकारी आदेश से सीएनटेक के आधार पर तो सब जमीन को कृषि भूमि घोषित है, और रघुवर दास ने उसको गैर कृषि भूमि घोषित करने आदेश निकाल दिया, इसको भी टीएसी में नहीं रखा गया। और तो और हम लोग का जब टीएसी को 25वीं अनुसूची को पढ़ेंगे, पारा 4 में लिखा है टीएसी उन्हीं मुद्दों पर विचार करेगा, फैसला करेगा जो मुद्दा गवर्नर द्वारा टीएसी को रेफर किया जाएगा। हम लोग क्या सीएनटेक में संशोधन हुआ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन हुआ, गवर्नर तो रेफर नहीं किया है। ये संविधान का ऐसा अवहेलना हो रहा है, और जो हम लोग के टीएसी के सदस्य जो है उन लोग भी इस बात को नहीं उठा। और तो और कहा है, पारा 5 में लिखा है संसद का अधिनियम या विधानमंडल का कोई भी अधिनियम वह तब तक शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा जब तक गवर्नर उस कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। अब बताइए कितना कानून बन रहा है, गवर्नर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है, टीएसी में उसको नहीं भेजा जाता है। सवाल ये है हम कितने नादान हैं कि बात को रख नहीं सकते। इसीलिए शरद पवार ने एक बार पार्लियामेंट में बोला है, आप लोग सुने होंगे, कि आदिवासी बेजुबान है। जब तक आदिवासी बेजुबान रहेंगे तब तक उन लोगों की सुरक्षा, उन लोगों पर अत्याचार प्रताड़ना को रोका नहीं जा सकता। दूसरे लोग हम लोग को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग जाग नहीं पाते हैं। अब एक ही और कहें, कितना मैंने अनकंडीशनल दूसरे लोग अगर करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अपने लोग भी करते हैं हम लोग का, जबकि मैंने सुरक्षा करना चाहिए, प्रतिरक्षा करना चाहिए, उस उल्टा हम लोग भी करते हैं, दूसरों के कदम पर चलते हैं। अब सब पता है कि शेड्यूल एरिया के मामले में 25वीं अनुसूची द्वारा, संविधान द्वारा झारखंड के गवर्नर को संविधान प्रदत्त अधिकार है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। संविधान प्रदत्त अधिकार को सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग का झारखंड में क्या हुआ, जब टीएसी का गठन हुआ, नियमावली बनी, गवर्नर को दरकिनार करके मुख्यमंत्री ने सब चीज कर दी। तो हम लोग को कौन बचाएगा? ये सारी चीज़ों को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हम लोग का है 25वीं अनुसूची, जिसको जानना जरूरी है। उसी पर जो हम लोग अब ये जो कह रहे हैं आर्थिक विकास की बात है तो जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, समझे जजमेंट जिसको बोलता है, कि शेड्यूल एरिया में बाहरी, झारखंड से बाहर के किसी गैर आदिवासी, झारखंड से बाहर का किसी कॉर्पोरेट जगत को शेड्यूल एरिया में खनन पट्टा नहीं देगा। अगर खनन पट्टा देना है तो वहीं के लोगों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और उसमें मूलतः आगे बढ़ा दिया ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इसीलिए ऐसा लिखा है
सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए हुआ कि खनिज संपदा के चलते बाहर के लोग खनिज का दोहन करने के लोग में टिड्डी दल की तरह शेड्यूल एरिया में आ रहे हैं, और उन लोगों के आने से आदिवासी और लोगों की जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, आदिवासियों की भाषा संस्कृति पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए भविष्य में उनकी जमीन न लूटी जाए, भाषा संस्कृति पर विपरीत असर न हो, उनकी जनसंख्या न घटे, इसलिए वहीं की कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये खनन पट्टा देना है। और ये हाल फिलहाल का वार्ड में जो पार्लियामेंट के जो महासचिव रहे हैं सुभाष कच्छा, उनका भी व्हाट्सएप में आप लोग देखे होंगे कि शेड्यूल एरिया में बाहरी कॉर्पोरेट जगत या इंडिविजुअल गैर आदिवासी को खनन पट्टा देना वर्जित है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कहा है, उसको भी थोड़ा हम लोग को जान लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट समझे जजमेंट में कहा है कि 25वीं अनुसूची में केवल आदिवासी जिक्र है, गैर आदिवासी जिक्र नहीं है। इसका मतलब शेड्यूल एरिया में जो जमीन है वह आदिवासी और वहाँ के मूल वासियों के पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सुरक्षित है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है शेड्यूल एरिया में बाहरी आदमी को जमीन अलॉट करने का। प्रोहिबिशन के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट बाहरी लोगों को जमीन देगा तो बाहरी लोगों का जामा बड़ा होगा, और वहाँ का शासन प्रशासन शांति सुव्यवस्था, उन लोग पीस एंड गुड गवर्नेंस उन लोगों के हाथ में स्लिप कर जाएगा, और अंत में उन लोग अपना मोनोपोली क्रिएट करेगा। और बहुत बड़े इंग्लिश में लिखा है, इन द लॉन्ग रन दे विल ड्राइव आउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड। ये हम लोग देखा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए साथियों एक बात और हम कहेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज कहा है, जिनको अपने दुखों से मुक्ति पाना है उसको पढ़ना होगा, नहीं उसको लड़ना होगा। जिनको अपने दुखों से मुक्ति पाना है उसको लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसको पढ़ना होगा। क्योंकि पहले तो हथियार से हम लोग लड़ते थे, अभी तो कानून से लड़ना पड़ता है। इसीलिए जिसको लड़ना है उसको पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञानहीन ज्ञान बिना बिन पढ़े आप लड़ने गए तो आपकी हार सुनिश्चित। वही हो रहा है हम लोग क्या मेरे लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इसके पीछे यही कारण है। तो लगता है साथियों हम बहुत समय लिए जैसा लग रहा है। अच्छा, एक यहाँ और बहुत उसके बाद ख़त्म करेंगे, बाकी चीज़ तो जितना दिया हुआ सब ठीक है, एक पॉइंट क्या हम ख़त्म करेंगे। देखिए कोल्हान में इस चीज़ को हम लोग नहीं जानते। कोल्हान के मुंडा मानकी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अपने गांव का मालिकाना दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बना था, वो बॉल एरिया को कर वोट करके, और कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट को एक थाना कोल्हान थाना के अंतर्गत रखा, और कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के अंतर्गत उसमें 622 और 20 पीढ़ था, और 622 गांव को एक सिरे से नंबरिंग किया और उसको थाना नंबर किया गया। इसीलिए आज तक थाना नंबर के आधार पर कोल्हान के लोग खरीद बिक्री करते थे, क्योंकि रेवेन्यू थाना कोल्हान और थाना नंबर एक गांव का नंबर था, लोग खरीद बिक्री करते थे। और एक चीज़, चूँकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी 1838 में जब कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बने, सिरंसिया घाटी की लड़ाई के बाद, तो शासन व्यवस्था दो तरह की पहले भी थी अभी भी। क्या था, क्या है शासन व्यवस्था? एक तो सामंतवादी प्रथा, राजा और जमींदार के अंतर्गत शासन, और दूसरा गवर्नमेंट के अंतर्गत शासन। तीसरा तो कोई शासन नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोल्हान के लोगों को ये दो शासन व्यवस्था से हट करके तीसरी व्यवस्था के तहत वहाँ मुंडा मानकी को अधिकार दे दिया।
सब मुंडा मानकी को अपने अपने गांव का मालिकाना हक दे दिया। तो उस समय गांव की पड़ी जमीन पे सेटलमेंट देने का अधिकार केंद्र सरकार को भी दे, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे, जिला के डिप्टी कमिश्नर को नहीं था। हम जितने लोग अभी चाह से बात कर रहे हैं वहाँ, ये मानकी मुंडा द्वारा दी गई जमीन पर ही हम लोग अभी चाह से बात कर रहे हैं। ना हम लोग को सरकार दिया, ना किसी राजा जमींदार ने दिया। तो एक और ये उसमें लिखा है कि परंपरागत स्वशासन के अधिकार तहत ये प्रत्येक मुंडा मानकी को अपने अपने गांव का मालिकाना हक दिया गया। एक और तो अभी आर्टिकल 13 की बात हम बताए हैं, रूढ़ी प्रथा, उसको कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अभी वहाँ सरकार वो अधिकार छीन लिया। कब छीना? 1963-64 में जब सेटलमेंट बना, उस सेटलमेंट में मुंडा मानकी से मालिकाना हक राज्य सरकार ने छीन लिया। अब का सेटलमेंट खतियान में क्या लिखा गया? 63-64 वाला 1913-14 में तो केवट था। केवट मैंने मालिक, केवट नंबर 1 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल, केवट नंबर 2 मानकी, केवट नंबर 3 मुंडा, केवट मैंने मालिक। अब 63-64 में जब सेटलमेंट हुआ तो बिहार सरकार ने मुंडा मानकी से मालिकाना हक अपने अधीन ले लिया। इसीलिए खतियान क्या बना सेटलमेंट का? खतियान में लिखा पट्टी जमीन का अनाबाद बिहार सरकार, गैर मजरूहा खा, लेकिन उस समय मुंडा मानकी था। ये इस तरह से हम लोग के एक से एक अधिकार छीना जा रहा है। हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो इसीलिए अब जो संविधान में हम लोगों का लिखा है, समतल जजमेंट जो कहता है, पेशा जो कहता है, संविधान के 25 अनुसूची में जो कहता है, उसके अनुरूप हम लोग को गोलबंद होना होगा और तभी हम लोग अपना अस्तित्व को बचा सकेंगे। और जो अखंड झारखंड की बात हो रही है उसको पहले हमने कहा, बाकी तो सब ठीक लिखा गया है, उसके अनुरूप हम सबको ओके करते हैं। हम अपनी बात को समझ पाए।